क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 37.5% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति पेट्रोल पर केवल 16.66% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखता है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, आप ऐसा समझिए कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो फिर उस वस्तु का जो खर्चा होगा वो खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो तो 37.5% बढ़ रही है, लेकिन जो खर्च हम कर रहे हैं पेट्रोल पर वो केवल कितना अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं, 16.66% ही खर्च कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर कीमत कितनी बढ़ी है, 37.5% बढ़ी है, तो खर्चे में भी तो 37.5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी ना। लेकिन 37.5% की बढ़ोतरी नहीं की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है, केवल 16.66% की ही की गई है। अगर 16.66% की ही बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पेट्रोल की मात्रा को अब हमें कम यूज़ लेना होगा। अगर हम कम यूज़ लेंगे तो ही हम उस स्थिति में 16.66% का अतिरिक्त खर्च कर पाएंगे। लेकिन अगर अगर हम यहाँ पर पेट्रोल की खपत को कम नहीं करेंगे तो उस स्थिति में हमारा जो खर्चा है वो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 37.5% कीमत बढ़ चुकी है। तो आप ऐसा समझिए, एक फॉर्मूला आपको हम बताएंगे कि अगर हमें किसी वस्तु पर खर्चा ज्ञात करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की खपत कितनी है, यानी कि उस वस्तु को हम कितना यूज़ में लेते हैं। जैसे कि हमें ये पता लगाना हो कि चावल पर खर्चा कितना है, तो जैसे कि चावल की कीमत हमने मान ली है कि 30 रुपये किलो है, 30 रुपये के 1 किलो चावल आते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें चावल पर खर्चा निकालना है, 1 महीने का खर्चा निकालना हो जैसे कि, तो हमें ये पता है कि जो चावल की कीमत है वो 30 रुपये, और हम ऐसा सोचें कि 1 महीने में जो चावल यूज़ होता है वो कितना यूज़ होता है, 5 किलो यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, यानी कि मात्रा का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो खर्चा आएगा वो चावल पर वो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर खर्चा हमें निकालना हो तो हम कीमत गुणा खपत करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि कीमत जो है वो 37.5% बढ़ गई है, और ऐसा कहा गया है कि जो खर्चा है वो 16.66% ही बढ़ा है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो पेट्रोल की जो खपत है उसको कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की खपत को तो कम करना ही होगा। यानी कि पेट्रोल जितना हम पहले यूज़ करते थे ना उतना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उतना ही यूज़ करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 37.5% बढ़ गई है तो खर्चा भी 37.5% बढ़ जाएगा। लेकिन हम खर्चा तो इतना नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें पेट्रोल कम यूज़ करना होगा। तो हमें यही तो पता लगाना है कि पेट्रोल को हमें कितना प्रतिशत कम यूज़ करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें खपत निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि पेट्रोल की खपत कितनी कम होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले कितनी खपत थी और अब हमें ये पता लग जाए कि अब कितनी खपत की जाती है, तो फिर तो हम आंसर निकाल ही लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो यहाँ पर हमें खपत निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से ही देखिए कि अगर खपत निकालना है तो जो ये कीमत है ये कहाँ चली जाएगी, खर्चे के बट्टे में चली जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, खर्चा बट्टे कीमत ज्ञात करना है, जिससे कि हमें ये पता लगे कि खपत कितनी है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया है कि हमें खपत निकालनी है, और खपत अगर निकालनी है तो हमें खर्चे में किससे भाग देना होगा, वस्तु की कीमत से भाग देना होगा। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खर्चा बट्टे कीमत। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे प्रश्न को हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओल्ड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यू, यानी कि पहले वाला मूल्य है और फिर नया वाला मूल्य है, पहले वाला खर्चा, नए वाला खर्चा, पहले वाली खपत और नई वाली खपत। नई खपत यानी कि जैसे कि मूल्य बढ़ गया है तो उस स्थिति में हमें खपत कम करनी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओल्ड और न्यू लिखा है। तो यहाँ पर हम पहले खर्चा लिखते हैं कि पहले खर्चा कितना किया जाता था और अब कितना किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल पर केवल 16.66% अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। तो 16.66%, अब ये तो यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है और ये परसेंट है, तो परसेंट को तो हम यहाँ पर भिन्न में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि परसेंट को अगर भिन्न में चेंज कर लेंगे तो फिर प्रश्न हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपको वैसे भी पता होगा कि जो 16.66% है इसका भिन्न रूप क्या होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जो बट्टे में 6 लिखा हुआ है ये तो क्या है, पुराना खर्चा है। लेकिन यहाँ पर अब ये तो ध्यान दीजिए कि 16.66% की वृद्धि की जा रही है खर्चे में, तो 6 का 16.66%
प्रतिशत किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर खर्चे में जो वृद्धि हो रही है वो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर जो नया खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की यहाँ पर वृद्धि की जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर अगर हम खर्चा पहले वाला 6 मानेंगे तो 1 यूनिट की वृद्धि के बाद यहाँ पर नया खर्चा हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हम कीमत निकालते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर कीमत में तो वृद्धि हो रही है और कितनी हो रही है, 37.5% की। तो 37.5% को भी हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37.5 और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में 100 लिखेंगे। यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 125 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 के बराबर। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो 37.5% होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम कीमत कैसे लिखे, आपको पता है कि जो बट्टे में 8 लिखा हुआ है इसको तो हम मान लेते हैं पहले वाली कीमत, और यहाँ पर 37.5% की वृद्धि हो रही है। तो 8 का 37.5% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले कीमत 8 है तो अब वृद्धि होकर कितनी कीमत हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर खपत निकालते हैं। अब आपको खपत का फॉर्मूला तो पता होगा ना कि खपत अगर हमें निकालनी हो तो हम खर्चा बट्टे कीमत करेंगे, यानी कि खर्चे में कीमत से भाग देंगे। तो खर्चा यहाँ पर पुराना वाला कितना है, 6 यूनिट है और पहले वाली कीमत कितनी है, 8 यूनिट। तो खपत निकालनी है तो हमें खर्चा बट्टे कीमत करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6/8, ये अनुपात है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर हम नया खर्चा और ये नए कीमत से हम नई खपत निकालेंगे तो यहाँ पर हमें खर्चे में कीमत से भाग देना होगा और ये हो जाएगा 7/11। तो अब आप ये समझ गए कि जो खपत का अनुपात आया है वो 6/8 अनुपात 7/11 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6/8 अनुपात 7/11 आया है। आपको पता है कि ये जो अनुपात है वो खपत का है, ये भी पता है कि ये ओल्ड का है और ये है न्यू का। लेकिन ये अनुपात है, इसको हम ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। जो बट्टे में 8 और ये 11 आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए और ये नहीं आए इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनुपात में हमें 8 गुणा 11 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6/8 है ना, तो यहाँ पर हम 8 और यहाँ पर ये 11 से गुणा कर देंगे इस अनुपात में भी, और ये 7/11 है तो यहाँ पर भी 8 गुणा 11 से। यहाँ पर जो ये हर में 8 और 11 लिखा हुआ है ना, इसी का हम गुणा कर रहे हैं अंश में, जिससे कि ये 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ पर जो ये नया अनुपात आएगा खपत का वो कितना आएगा, 6 का गुणा 11 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 66 और 7 का गुणा अगर 8 से किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 56। तो यहाँ पर जो ये नया अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 66:56 आ जाएगा। ये अनुपात किसका है, खपत का है और यहाँ पर ये ओल्ड लिखना है और यहाँ पर हमें लिखना है न्यू। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर खपत में हमने कमी तो करी है, लेकिन कितने की कमी करी है, 10 यूनिट की कमी करी है। तो हमें आंसर तो प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी की है। तो यहाँ पर हमने कमी जो की है वो 10 यूनिट की है, लेकिन हमें ये तो देखना होगा कि पहले कितनी है, 66 यूनिट। तो यहाँ पर हमें 66 से ही भाग देना होगा और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर है 66, तो ये 2 के पहाड़े से काटी जा सकती है दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 33। तो अब 5 का गुणा 100 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा और बट्टे में हम लिखेंगे 33। तो आइए अब हम यहाँ पर 500 में 33 से भाग देकर देखते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। तो 33 से ये एक बार तो कटेगा ही, तो यहाँ पर आएगा 17 और फिर 170 होगा। फिर 33 गुणा हमें 5 तो करना ही होगा, क्योंकि 33 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 लिखना होगा। फिर हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि आंसर तो हमारा आ ही गया है, क्योंकि जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है 15 दशमलव और आप देख सकते हो बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है आंसर में। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो सकता है और यहाँ पर हम आगे भी हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15.15%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, यानी कि खपत को कितना कम करना पड़ेगा, 15.15% कम करना होगा।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। उस वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने पर उस व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति जब इस वस्तु को बेचता है, जिस वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 यूनिट माना है, तो इस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो आप ऐसा सोचिए कि जब यहाँ पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है और 10% का लाभ हो रहा है इस वस्तु को बेचने पर, तो फिर वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 110 यूनिट में बेचा गया होगा। 100 रुपए की अगर वस्तु है उसको 110 रुपए में बेच दिया जाए तो उस स्थिति में 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर अब आगे दिया हुआ है कि उस वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने पर, यानी कि पहले अगर हमने वस्तु को बेचा है जिस मूल्य पर, उस मूल्य पर बेचने पर तो 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन अब ऐसा सोच रहा है दुकानदार कि अगर इस वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेच दिया जाए तो 15% का लाभ होगा। तो 15% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपए की वस्तु को, यानी कि वस्तु तो वही पहले वाली ही है जिस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। अब उसी वस्तु को ही तो बेचा जा रहा है और उस वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु तो एक ही है और वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या है, 100 यूनिट ही है। लेकिन यहाँ पर अब 15% का लाभ हो रहा है तो फिर उस वस्तु को फिर कितने में बेचा जाना चाहिए? 115 रुपए में बेचा जाना चाहिए, अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 100 यूनिट है तो अब आप ये समझिए कि जब 10% का लाभ हो रहा था तो उस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 110 यूनिट था। लेकिन अगर हम 5 यूनिट अधिक मूल्य पर बेच दें, जैसे कि 110 यूनिट पर बेचने पर तो 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन 115 यूनिट पर बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट मूल्य जो है वो अधिक कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू कितनी है? 20 रुपए की है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उस वस्तु को 20 रुपए अधिक में बेचने पर उस व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब हमने क्रय मूल्य 100 यूनिट माना है तो उससे तो यही समझ आ रहा है कि जब 110 यूनिट में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। लेकिन अगर 5 यूनिट मूल्य अधिक कर दिया जाए और वस्तु को बेचा जाए 115 यूनिट में, तो उस स्थिति में 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पर जो ये 5 यूनिट डिफरेंस आया है दोनों विक्रय मूल्य के बीच में, इस 5 यूनिट की जो वैल्यू प्रश्न में दे रखी है वो कितनी है? 20 रुपए है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 4 रुपए हो जाएगा। और प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अब आपको पता है ना कि हमने क्रय मूल्य क्या माना है? क्रय मूल्य हमने 100 यूनिट माना है, तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 4 रुपए है तो 4 में अगर 100 का गुणा कर दिया जाएगा तो इस तरह से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकती हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक संख्या का 2/5 भाग 69 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो यहाँ पर संख्या तो दी नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर हम संख्या का 2/5 निकालेंगे ना तो वह 69 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या, अगर हम संख्या का क्या करेंगे, संख्या का 2/5 निकालेंगे तो फिर वो किसके बराबर आना चाहिए? 69 के बराबर आना चाहिए। तो संख्या के स्थान पर तो हम x लिख सकते हैं और का के स्थान पर गुणा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 और बराबर में लिख देंगे हम यहाँ पर 69। तो यहाँ पर हमने जो x यहाँ पर जो लिखा है हमने, ये क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि x बराबर क्या आएगा? x बराबर निकालना है तो यहाँ पर जो ये 2/5 है इसको हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर हमें 69 लिखना होगा। यहाँ पर जो ये 5 है ये तो चला जाएगा अंश में, और यहाँ पर जो 2 है ये चला जाएगा हर में। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 69 गुणा 5/2। अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे भी प्रश्न को हल करना है, और प्रश्न में क्या हल करना है हमें, आप देखिए आगे दिया हुआ है कि उस संख्या का, यानी कि जो संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है? 69 गुणा 5/2, उस संख्या का हमें 40% भी निकालना है। तो अब आपको ये तो पता है कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो संख्या क्या है? 69 गुणा 5/2, लेकिन इस संख्या का हमें 40% निकालना है।
यानी कि हमें x का 40% निकालना है। तो x की वैल्यू तो क्या है, 69 गुणा 5/2, का के स्थान पर हम गुणा लिखेंगे और 40% यानी कि 40/100। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 40 और 100 ये दोनों संख्याएं कट जाएगी 20 के पहाड़े से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 69 आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 69 आएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 69, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला की वेतन का जो अनुपात है वो 2:3 है। पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि सभी पुरुष और महिलाओं को जो वेतन दिया गया है तो उस वेतन का अनुपात कितना है, 6:5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कुल राशि बांटी गई है उसका अनुपात कितना है, यहाँ पर हम लिखेंगे मेल और यहाँ पर फीमेल। तो कुल राशि का जो अनुपात है वो कितना है, 6:5 है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पुरुष और एक महिला के वेतन का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर हम एक के लिए लिखेंगे कितना है, ये 2:3 है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अब आप ऐसा समझिए कि अगर 100 रुपये की राशि है, यानी कि 100 रुपये बांटे जाने हैं, 100 रुपये अगर बांटे जाने हैं और कितने जनों को बांटे जाने हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि 5 व्यक्तियों को 100 रुपये बांटे जाने हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी राशि आएगी, 100 में अगर हम 5 से भाग देंगे, यानी कि 100 क्या है, ये कुल राशि है और 5 क्या है, व्यक्तियों की संख्या। तो हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि यहाँ पर 100 रुपये कुल राशि है और हमें ये पता हो कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं, 20 रुपये मिलते हैं, तो क्या हम संख्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 100 रुपये की राशि है ये कितने व्यक्तियों को मिलेगी। अगर एक व्यक्ति को 20 रुपये मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 में हम 20 से भाग देंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब आप यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात। आपको यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है और आपको ये पता है कि जो कुल राशि है, यानी कि जो पुरुष और महिला को वेतन मिला है, कुल पुरुष और कुल महिलाओं को जो कुल वेतन मिला है उसका अनुपात 6:5 है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि कुल राशि कितनी है, 100 रुपये है जो बांटी जानी है। तो वही यहाँ पर आप समझिए कि 6:5 क्या है, पुरुष और महिलाओं को मिलने वाला वेतन है। लेकिन यहाँ पर आगे ये भी दिया हुआ है कि जबकि एक पुरुष और एक महिला की जो वेतन का अनुपात है वो 2:3 है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलने हैं, 20 रुपये मिलने हैं और यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ है ये भी एक व्यक्तियों का ही दिया हुआ है, यानी एक पुरुष और एक महिला को जितना वेतन मिलना है उसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 2:3। तो अगर हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कुल राशि में जो यहाँ पर एक व्यक्ति को जितने रुपए मिल रहे हैं उसका भाग दे दिया, जिससे कि यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो कुल राशि मिली है ना उनको उस अनुपात में, यहाँ पर तो अनुपात में दिया हुआ है, उस अनुपात में हमें भाग किससे देना होगा, एक महिला और या फिर एक जो पुरुष है उसको कितना वेतन मिल रहा है उससे हमें भाग देना होगा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर अब आप देखिए संख्या कैसे ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर अब आपको पता है ना कि जो पुरुष है उसको कुल वेतन कितना मिला है, 6 यूनिट मिला है, लेकिन एक पुरुष को कितना मिला है, 2 यूनिट मिला है। तो यहाँ पर अब हम अगर 6 में यानी कि कुल वेतन में अगर एक व्यक्ति को जितना वेतन मिल रहा है उसका भाग देंगे तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि पुरुष की संख्या कितनी है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि महिला को जो वेतन मिल रहा
रहा है कुल वेतन की राशि है वो कितनी है, 5 यूनिट है, लेकिन एक महिला को कितना मिलता है, 3 यूनिट मिलता है। तो हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये अनुपात था, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भाग दे दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस अनुपात को तो ऐसे काटा जा सकता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 3/1, लेकिन यहाँ पर ये 5/3 है, ये 3/1 है, ये तो 3/1 है, तो इसको तो हम 3 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 5/3 है इसको हमें ठीक प्रकार से लिखना होगा। तो अब आप ये समझिए कि जो संख्या के बीच में अनुपात आया है, यहाँ पर हम लिखते हैं मेल और यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल। तो यहाँ पर तो आया था 3/1 और यहाँ पर कितना आया था, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आया था 5/3। तो यहाँ पर बट्टे में जो 3 लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे अनुपात में ही 3 का गुणा कर देंगे जिससे कि 3 हट जाएगा। तो 3 से 3 हट जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर संख्या में अनुपात क्या आएगा, प्रश्न में पूछा गया था कि पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात होगा 9:5। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 9:5, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि राम अगर किसी कार्य को करता है तो फिर पूरा काम करने में 10 दिन का समय लगता है, और श्याम अगर किसी कार्य को करता है तो शाम को उस कार्य को करने में 15 दिन का समय लगता है। दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक ही कार्य है और एक कार्य को करने में राम और श्याम दोनों ही एक साथ उस कार्य को करते हैं। फिर क्या होता है, 2 दिन बाद राम जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 2 व्यक्ति है, एक है राम और एक है श्याम। अगर राम किसी कार्य को करता है अकेला तो उस कार्य को पूरा कर देता है 10 दिन में, और श्याम अगर उसी कार्य को करता है अकेला तो शाम को कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुल कार्य मान लेते हैं, लेकिन कुल कार्य हम क्या माने जिससे कि प्रश्न आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पर ये 10 है और ये 15 है, ये दिनों की संख्या है जिसमें कार्य को पूरा किया जा रहा है। तो इन दिनों की संख्या का अगर हम लैसे लेंगे, यानी कि 10 और 15 का लैसे लिया जाएगा तो लैसे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट क्या है, कुल कार्य है, यानी कि जो टोटल वर्क करना है वो कितना है, 30 यूनिट है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे इन दोनों की कार्य क्षमता या फिर दक्षता। तो दक्षता या फिर कार्य क्षमता से हमें क्या पता लगता है, उससे हमें ये पता लगता है कि जैसे कि हम राम की अगर दक्षता निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम राम और श्याम की दक्षता निकालते हैं। तो आपको पता है कि कुल कार्य कितना है, 30 यूनिट है, और इस 30 यूनिट कार्य को करने में राम को 10 दिन का समय लग रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि राम एक दिन में कितना कार्य करता होगा, जिससे कि उसने 10 दिन में 30 यूनिट कार्य पूरा कर दिया। तो 30 यूनिट कुल कार्य है और दिनों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि जो राम है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और 10 दिन में 30 यूनिट कार्य कर देता है। तो जो राम की दक्षता होगी वो कितनी होगी, 3 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि राम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर लेता है। अब हम शाम की दक्षता निकालेंगे। तो शाम की दक्षता निकालने के लिए आपको पता है कि कुल कार्य तो कितना है, 30 यूनिट है, और इस 30 यूनिट कार्य को करने में शाम को कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। और हमें तो ये पता लगाना है कार्य क्षमता निकालने के लिए कि शाम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता होगा। तो 30 यूनिट कुल कार्य है और इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि जो शाम है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। जैसे कि राम जो है वो 3 यूनिट कार्य कर सकता है एक दिन में, तो शाम जो है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा और 15 दिन तक कार्य करेगा, तो फिर कार्य को पूरा कर लेगा। कितना कार्य हो जाएगा, 30 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये दोनों व्यक्ति जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं और कुल कार्य कितना करना है, 30 यूनिट कार्य करना है। अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है
कि दोनों जो है ना वो इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों इसी काम को कर रहे हैं, 30 यूनिट काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो क्या होता है, 2 दिन बाद तो राम काम को छोड़कर चला ही जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो राम और श्याम अगर मिलकर कार्य करेंगे तो फिर ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? राम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर लेता है और श्याम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर लेता है। तो कुल मिलाकर जो ये कार्य कर लेंगे एक दिन में, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। यानी कि राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में ये 5 यूनिट कार्य कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया। यानी कि 2 दिन तक तो राम और श्याम ने मिलकर कार्य किया है। जब उन्होंने एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर ही लिया था तो फिर 2 दिन में उन्होंने कितना कार्य कर लिया होगा? 2 दिन में उन्होंने 10 यूनिट कार्य कर लिया होगा। यानी कि कार्य जो है वो 30 यूनिट में से, कार्य तो कुल कितना है? 30 यूनिट है, और 30 यूनिट में से राम और श्याम ने मिलकर 10 यूनिट कार्य तो समाप्त कर ही दिया था 2 दिन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राम जो है वो कार्य को छोड़कर चला गया। अब कार्य कौन करेगा? जो कार्य को छोड़कर नहीं गया है। तो श्याम ने तो कार्य नहीं छोड़ा है ना, तो श्याम ही बाकी बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। और हमें तो ये पता लगाना है कि काम जो है, यानी कि जो ये 30 यूनिट कुल काम है, ये कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमें यहाँ तक समझ में आया है कि 2 दिन में तो 10 यूनिट कार्य हो गया है। अब कार्य बचा कितना है? 30 यूनिट में से 10 यूनिट कार्य तो हो ही गया है, तो अब कितना बचा है? 20 यूनिट कार्य बचा है। लेकिन इस 20 यूनिट कार्य को कौन करेगा? श्याम करेगा। और हमें ये भी तो पता है कि श्याम तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य ही करता है। तो इस 20 यूनिट कार्य को करने में श्याम को कितना समय लगेगा? यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना समय लगेगा उसको, श्याम को। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 20 यूनिट तो यहाँ पर कार्य जो है वो बचा है कुल मिलाकर, क्योंकि 30 में से 10 यूनिट कार्य तो कर ही दिया है, तो अब 20 यूनिट कार्य बचा है। और इस 20 यूनिट कार्य को पूरा करने में शाम को कितना समय लगेगा? आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि शाम जो है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य ही करता है। तो शाम को तो इस बचे हुए कार्य को करने में 10 दिन का समय लगेगा। तो 10 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब ये देखिए कि कुल जो कार्य 30 यूनिट था उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा है। आप यहाँ पर ये समझिए कि 10 दिन तक तो श्याम ने अकेले ही कार्य किया है, 20 यूनिट कार्य किया है। और यहाँ पर राम के साथ मिलकर भी तो श्याम ने कार्य किया था, और कितने दिन लगे थे? 2 दिन का समय लगे था। तो यहाँ पर 2 दिन तो कार्य इन्होंने किया ही था, और साथ में श्याम ने 10 दिन कार्य भी किया है। तो कुल मिलाकर कितना समय लगा है? 2 + 10 कितना होगा? 12 दिन होगा। तो 12 दिन का समय लगा है इस कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।